हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे है दोस्तों, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने क्लास को भी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्लास नंबर नेक्स्ट लेकर आ चुके हैं, जो कि जो भी स्टूडेंट अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देख चुके हैं वो जाकर ज़रूर देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में भली भांति सहायता मिल सके। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बोला गया, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। ध्यान दीजिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद याद रखिए, क्या बोला, ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी, बताइए। ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी, बताइए। गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी ऐबक के समय? ऐबक के समय गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो याद रखिएगा, ऐबक ने रखा था। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो ऐबक ने रखा। क्लियर है? कुतुब मीनार की नींव किसने रखा? तो ऐबक ने। और कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। क्लियर? इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है। क्लियर? याद रखें, क्या कहा जाता है इसको? तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुवल उल इस्लाम का मस्जिद का निर्माण कराया था। याद रखें, किसका? तो कुवस उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। बख्तियार खिलजी, याद रखिए, बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था। बख्तियार खिलजी क्या था? तो ऐबक का सेना नायक था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखिए, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या किया था? ध्वस्त किया था। क्लियर है? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, आपको ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। तो इल्तुतमिश क्या था कि ऐबक का गुलाम एवं क्या था? दामाद था। इल्तुतमिश जो था वह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, तथा ऐबक के मृत्यु के समय बदायूं का शासक था। याद रखें, तथा ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने, क्वेश्चन आता है कि बताइए, इल्तुतमिश ने अपने जो गुलाम वंश की राजधानी थी वह लाहौर से कहाँ स्थापित की थी? तो दिल्ली स्थापित की थी। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि ये लाहौर से दिल्ली किस गुलाम शासक ने राजधानी स्थापित की थी? लाहौर से दिल्ली। तो याद रखिएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, दो तरफ से आंसर याद रखें। उसके बाद याद रखें, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसे सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ। ठीक है, बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने क्या किया था कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। क्लियर? इसने तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन को बनाया था। क्लियर? तुर्कान ए चहलगानी संगठन को बनाया था। इसने एकता प्रणाली शुरू की। कौन सा प्रणाली शुरू किया था? तो एकता प्रणाली को शुरू किया था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चहलगानी को विनाश किसने किया था? तो याद रखिए, बलबन ने किया था। किसने किया था? तो बलबन ने किया था। याद रखिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि इसने एकता प्रणाली को शुरू किया। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चहलगानी को किसने विनाश किया? तो याद रखिए, बलबन ने विनाश किया था। किसने विनाश किया था? तो बलबन ने विनाश किया था। क्लियर? इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को
पालन किया। याद रखें, इसने अपने विरोधियों के प्रति लोभ एवं रक्त की नीति को पालन किया। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खा की उपाधि दी। याद रखें, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खा की उपाधि दी। याद रखिए, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खा की उपाधि दी। तो नासिरुद्दीन महमूद एक मात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर क्या अपना जीवन यापन करता था। याद रखिए, टोपी सीकर के जीवन यापन करता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। याद रखिए, नासिरुद्दीन महमूद जो था एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, जीवन यापन करता था। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ पर बोला गया क्या, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा धुंधला है, उसको हम आपको बोल देते हैं, आपको ध्यान में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। क्लियर, याद रखें, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश के यानी खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का यानी खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। ठीक है, एवं अस्थायी सेना की नींव रखी है। एवं ये अस्थायी सेना की क्या है? नींव रखी। क्लियर, याद रखें, एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को शुरुआत की। याद रखें, क्या बोला गया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। क्लियर, याद रखें। चलिए आगे देखते हैं, किसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा को शुरुआत किया था? किसने शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आगे आपको क्या बोला गया यहाँ पर। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। याद रखें, इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा एवं 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। याद रखें, क्या है? अलाउद्दीन खिलजी जो था वह सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2% यानी कि 50% जो यानी कि हाफ, जिसे कहते हैं हाफ परसेंट, यानी 50% भाग था। ठीक है, भू राजस्व का। तो दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया। क्लियर, दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। याद रहे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। क्या थी? मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका रैपिड फायर, ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखें, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें, गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। क्लियर, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुहम्मद बिन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुहम्मद बिन तुगलक हुआ। क्लियर, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मुहम्मद बिन तुगलक हुआ। तो मुहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। क्लियर, याद रखें, तो मुहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। क्लियर, इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। किसे? याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक हुआ तो इससे क्या कहा गया कि स्वप्नशील, पागलपन, रक्त पिपासु कहा गया। ठीक है,
कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इसने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की। क्या स्थापना किया? अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया। याद रखें, अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया। कौन? तो याद रखिएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। उसके बाद बोला गया इससे कि अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की। क्लियर। और इसका नाम जो है दौलताबाद रखा। और इसका नाम क्या रखा? तो दौलताबाद रखा। क्लियर। इसका नाम क्या कर रख दिया? तो दौलताबाद रख दिया। उसके बाद बोला कि सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किसके द्वारा किया गया? तो इसके द्वारा ही किया गया। क्लियर। और सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा था? तो प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था। किसने? तो सर एडवर्ड थॉमस ने। चलिए, उसके बाद इसी के शासनकाल में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है भारत आया था। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपको क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ध्यान से इसको नोट करते जाइए, लिखते जाइएगा कि इसने जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। याद रखिएगा, कौन? तो ये फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक। याद रखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक यानी कि फिरोज तुगलक जो था, वह क्या था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। सल्तनत काल में उधार लिए गए, सल्तनत काल में क्या गया? उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले को क्या कहा जाता था? तो मजूमदार कहा जाता था। मजूमदार कहा जाता था। ठीक है। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया आपसे कि यहाँ पर कुछ विभाग दिए गए जिससे संबंधित सुल्तान कौन कौन से थे। जैसे दीवान ए अर्ज जो है वो विभाग है, तो इसके संबंधित सुल्तान को क्या कहा जाता था? तो ये बलबन कहा। या तो कौन था? तो बलबन था। संबंधित सुल्तान कौन था? तो बलबन था। दीवान ए अर्ज से संबंधित सुल्तान कौन था विभाग से? तो बलबन था। तो दीवान ए मुस्तखराज से अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए मुस्तखराज से कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए कोही से मोहम्मद बिन तुगलक था। याद रखिए, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक था। क्लियर रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक था। क्लियर, याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी था। और दीवान ए कोही हो मोहम्मद बिन तुगलक था। और दीवान ए खैरात से संबंधित कौन सा था सुल्तान? तो फिरोज शाह तुगलक था, दीवान ए खैरात। उसके बाद दीवान ए बंदगान से संबंधित सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। याद रखें, फिरोज शाह तुगलक था। दीवान ए बंदगान से संबंधित सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। उसके बाद दीवान ए इस्तिहाक से संबंधित सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। याद रखें, फिरोज शाह तुगलक दीवान ए इस्तिहाक। क्लियर है। चलिए उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। आगे आपको यहाँ पर बोला गया, ध्यान से देखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसका? तो सैयद वंश के संस्थापक के बारे में। सैयद वंश के संस्थापक के बारे में, जैसे तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए, खिज्र खां थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। इसने रायत ए आला की उपाधि धारण किया था। रायत ए आला की उपाधि धारण की थी। क्लियर है, रायत ए आला की धारण उपाधि की थी। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान दीजिएगा, बहलोल लोधी था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 ईस्वी में किसने? तब सिकंदर लोधी ने। किसने स्थापना किया था 1504 ईस्वी में आगरा शहर के? तो सिकंदर लोधी ने। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। याद रखिए, इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में
अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध देवल था। याद रखिए, देवल था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था कौन? देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का था। याद रखें, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का था। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखें, हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने, इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। आगे यहाँ पर आपको बोला गया कि देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया। विजयनगर क्या है? आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी जो है, इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय सेकंड के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। याद रखें। और देवराय सेकंड को जग बेटकर की संज्ञा दी गई है। देवराय सेकंड को जग बेटकर की संज्ञा दी गई है। याद रखें, देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी आया था विजयनगर, और देवराय सेकंड के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक आया था विजयनगर। ठीक है। अब देवराय सेकंड को जग बेटकर की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आगे बताते हैं कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। याद रखें, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस जो पायस था वो विजयनगर आया था। तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया। क्लियर? देखिए, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया, और उसी के शासनकाल में कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर भी आया था। बारबोसा विजयनगर आया था। क्लियर? अब यहाँ देखिए, अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर आया। ठीक है, अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर आया। तो मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। क्लियर? आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया आपको। देखिए, यहाँ पर बोला गया आपसे कि कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। अष्ट मतलब 8, दिग्गज कहा गया। ठीक है, 8 दिग्गज रहते थे, साहित्य प्रसिद्ध कवि रहते थे। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण तालिकोटा युद्ध हुआ था। तालिकोटा युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। विजयनगर के पतन के कारण तालिकोटा का युद्ध हुआ था, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं मुगल वंश के संस्थापक के बारे में। ठीक है, तो मुगल वंश के संस्थापक के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मुगल वंश के संस्थापक के बारे में अगर बात करते हैं, बताइए मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए, बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। क्लियर है? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने क्या किया था कि बादशाह की उपाधि धारण किया था। क्लियर? याद रखें, इसने क्या बादशाह की उपाधि धारण किया। क्लियर है? इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने गाजी की उपाधि धारण की। क्या? किसका? तो गाजी की उपाधि भी धारण किया था। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में इसने क्या किया कि जिहाद का नारा दिया। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया। याद रखिए, इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने
का प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार जो है तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा अपनी तुर्की भाषा में लिखी। तो जिसका फारसी भाषा में अनुवाद होता है क्या, अब्दुल रहीम खाना ने किया था। याद रखिए, जिसके फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, यहाँ पर बोला कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, ये तो भाई क्लियर है। जिसका फारसी भाषा में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ युद्ध दिए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। जिसका परिणाम यानी उसमें कौन विजयी हुआ, तो याद रखिए बाबर जो इसमें विजयी हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध में जो था बाबर विजयी हुआ था और जो उसमें इब्राहिम लोदी था पराजय हो गया था। क्लियर। खानवा का युद्ध जो हुआ था, याद रखिएगा 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 को हुआ था। जो पक्ष क्या था, राणा सांगा एवं बाबर के बीच, राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। याद रखिएगा, राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। जिसमें कौन विजयी हुआ था, तो बाबर विजयी हुआ था। जिसमें क्या है, बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद याद रखिए चंदेरी की युद्ध है। तो चंदेरी की युद्ध जो था 29 जून 1528 को हुआ था। 29 जून 1528 को हुआ था चंदेरी का युद्ध। क्लियर है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 29 जून 1528 को हुआ था, जो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। जो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, याद रखें, जो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। उसके बाद उसमें भी बाबर जो है विजयी पा लिया था। उसके बाद आगे बात करते हैं तो घाघरा का युद्ध हुआ था। तो घाघरा के युद्ध जो है 6 मई 1529 को हुआ था। याद रखिएगा 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर जो है विजयी हो गया था। यानी जो पानीपत के युद्ध कहें या खानवा का युद्ध कहें या चंदेरी का युद्ध कहें या घाघरा का युद्ध कहें, ये सारे में जो है बाबर विजयी हुआ। इसको तो आपको एक ही सिर्फ याद करना है, बाबर विजयी हुआ था। देखिए पानी 15 में याद रखेगा, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया और 28 में चाय पिया और 29 में घर गया। ठीक है, 29 में घर गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे ध्यान देते हैं। आगे याद रखें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया इसमें कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो याद है हुमायूं जो है बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था। इसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। कौन, हुमायूं ने क्या है, दीन पनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिषी में विश्वास रखता था। याद रखिए, यह ज्योतिषी में क्या विश्वास रखा, हुमायूं जो था वह ज्योतिषी में ज़्यादा विश्वास रखता था। ठीक है, 25 जून 1539 ईस्वी में, ठीक है, शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। कब, 25 जून 1539 को। इसमें शेर खां विजयी हुआ। इसमें क्या, शेर खां विजयी हुआ था। तब 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बेलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ। बेलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ। याद रखिएगा 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच भी बेलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजयी हुआ। इसमें भी क्या, शेर खां विजयी हुआ। याद रखें, इसमें भी क्या, शेर खां विजयी हुआ। अब देखिए उसमें तो बाबर विजयी हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर शेर खां विजयी हो रहा है। ठीक है, आगे देखते जाइए। कनौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। याद है, निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 में, पुनः क्या है, 1555 में, याद रखें 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यहाँ पर, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और हुमायूंनामा की रचना की। याद रखिए हुमायूंनामा की रचना की इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना
हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं, ठीक है, गुलबदन बेगम ने की थी। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि दो युद्ध दिए गए हैं, जिसमें देवरा का युद्ध कब हुआ था तो याद रखिए 1531 ईस्वी में हुआ था, और सरहिंद का युद्ध जो है आपका 1555 में हुआ था। याद रखिए सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में हुआ था और देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। ठीक है। तो शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया गया था। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था बहार खां लोहानी ने दिया था। याद रखिए शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था किसने, तो बहार खां लोहानी ने। तो शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। याद रखिए शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा की शुरुआत की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। ठीक है, पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। याद रखिए इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, कहाँ से, तो आपका सम्राट से स्टार्ट करें, सम्राट अकबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत। आगे के जितने वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो जल्द से जल्द देख लें, और देखिए जितने जल्दी अगर वीडियो आप लोग देखते हैं उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा।